बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो आपकी आवाज़ और टीवी चैनल आपकी आवाज़, जिसे अवाम की आवाज़ भी कहते हैं। आज हमारे मेहमान हैं डेनमार्क की मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल मियां मोहम्मद मंशा साहब। मियां मंशा साहब मुस्लिम लीग पाकिस्तान की बानी जमात है। कायद मोहसिन पाकिस्तान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि मैं तन्हा लड़ूंगा पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, उस वक्त तक लड़ूंगा जब तक मेरे जिस्म में खून का आखिरी कतरा है। लेकिन आज मुस्लिम लीग का हर फर्द, हर MNA मोटा है। मोटे से मुराद ये है कि ज़मीनें हैं, जायदादें हैं, प्लाजे हैं, बैंक बैलेंस है। तो ये कुर्बानी कब देंगे पाकिस्तान के लिए? सबसे पहले जी शुक्रिया आपका मेहर साहब। सहाफ़त में आपका बहुत अच्छा नाम, क्योंकि मैं राया साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इनका सहाफ़त में बहुत अच्छा नाम है। आप बेदरेक बात करते हैं, सीधी बात करते हैं, चाहे वो सच्ची बात होती, चाहे किसी को कैसी भी लगे। शुक्रिया, बहुत तो शुक्रिया। ये बात रही पाकिस्तान बनाने की और कायदे आज़म के अमल दखल की। इस बात से तो कोई बंदा पाकिस्तानी भी गाफिल नहीं है कि किन मेहनतों से, किन कोशिशों से कायदे आज़म ने, मुस्लिम लीग नून ने, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को बनाया। और पाकिस्तान को बनाने के बाद जो हमारे ऊपर फ़राइज़ थे, जो हमने अदा करने थे एज ए पाकिस्तानी, शायद वो हम सही तरीके से अदा ना कर सके। उन कायदे आज़म के जो हसूल थे जिनके लिए वो पाकिस्तान बनाया गया था, शायद वो मुस्लिम लीग नून तो क्या कोई बंदा भी उसके ऊपर 100% पूरा ना उतर सका। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे इकदामात, बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान के लिए जो काम किए गए, वो मुस्लिम लीग और स्पेशल तौर पर आफ्टर दिस मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा आज़ाद पाकिस्तान को दिए। वो एटमी ताकत की सूरत में हो, वो CPEC की सूरत में हो, वो सड़कों की सूरत में हो, वो तरक्की पे पाकिस्तान जिस तरफ गामजन था मोटरवे की सूरत में हो। तो मैं इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ कि कायदे आज़म के बाद मुस्लिम लीग नून ने बहुत अपना अमल दखल दिया पाकिस्तान के अंदर। इसके साथ आपने बात की कि जो लोग मोटे हो जाते हैं, मैं आपकी बात समझता हूँ, वो मोटे जिसामत से नहीं आप कह रहे, आप दूसरी तरह से कह रहे हैं मोटे। इसमें कोई शक नहीं है जी। जब ओहदा इंसान के पास आता है तो वो अपने कुछ मफादात भी लेता है, कुछ बिजनेस भी करता है, कुछ कारोबार भी करता है। तो इसमें भी मैं किसी की तरफ से सफाई पेश नहीं करूंगा, लेकिन ये बात भी आपकी कबल बहुत सारी ठीक कह सकते हैं। मियां मंशा साहब, मैं मेयो हस्पताल पाकिस्तान लाहौर शहर में एक अजीज थे, वो वहाँ एडमिट से गया। आप यकीन जानिए कि वहाँ सीढ़ियों पर लोग बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि कब डॉक्टर बुलाता है और हमें दवाई देता है। लेकिन गुलकार हस्पताल बना रहे हैं जिनका अभी मैंने भी जिक्र किया, आप भी जिक्र कर रहे हैं। क्या ये हस्पतालों का एक जाल नहीं बिछा सकते थे गरीबों के लिए? बिल्कुल, आपकी मेयर साहब बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। हमारे मुल्क की दरअसल ना जी प्रॉब्लम ये है कि हम मुखालफत करते हैं, और जो हम जहां पर बैठे हुए हैं, इनके अगर आप तरक्की के राज को पहचाने तो इनके पास सिर्फ सेहत और एजुकेशन है, जो कि हमारे मुल्क के अंदर 1947 से लेकर अभी तक सबसे कम बजट रखा गया है। अब इसके ऊपर मैं ब्लेम तो किसी को भी नहीं कर सकता, किसी वजीर आज़म को ब्लेम नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारा इंस्ट्रक्चर है पूरे पाकिस्तान का, वो इस नुक्ते के ऊपर पूरा नहीं उतर पाया, जिस वजह से हमें सेहत के भी बहुत सारे मसाइल हैं और हमें एजुकेशन के बहुत ज्यादा मसाइल हैं। अगर हमारा माशरा एजुकेटेड होगा, हमारे पढ़े लिखे लोग होंगे, तो शायद पाकिस्तान इससे भी ज्यादा तरक्की कर पाए। जैसे कि हमने अपने हमसाया ममालिक में देख लिया, जो हमसे लैदा हुए हमारे बाजू थे, वो आज इस एजुकेशन की वजह से और सेहत की वजह से और बहुत सारे मामले कहां तक पहुंच गए। लेकिन आज वो पाकिस्तान जो जब 1947 में लैदा हुआ, तो आज हम बहुत सारी मुश्किलात का शिकार भी हैं। और सेहत के वाले से और एजुकेशन के वाले से ये एक गवर्नमेंट का या एक किसी का मसला नहीं है। आपकी बात ठीक है, ऐसा ही हो रहा है। जिसके पास असल फ़राइज़ होते हैं, जिसको ओहदा मिलता है, शायद वो उस ओहदे के ऊपर पूरा काम नहीं कर पाता, जिस वजह से NGOs अंदर आती हैं और जब गुलकार अंदर आते हैं, वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो फंड इकट्ठा करते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन ये करने वाली बात गवर्नमेंट की होती है। तो मैं इसको बिल्कुल ऑन करता हूं कि ये सब जितने भी गवर्नमेंट है, इनको ये 2 पॉइंट के ऊपर ज्यादा टाइम और ज्यादा वजह देनी चाहिए, ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए, क्योंकि हम एक तरक्की की राह पर चल सकें। तो हुकूमत में आने का मकसद तो यही है जो आप अभी फरमा रहे हैं मंशा साहब,
लेकिन आने के बाद ये 70-75 साल हो गए हैं, 75 ईयर। अभी हम 14 अगस्त मनाएंगे, मिली नगमे गाएंगे, तो फिर हुकूमत में आने का मकसद ये तो नहीं है कि गरीबों की मसावी हकूक़ के लिए वो सहूलतें मुहैया की जाएं जो उनके अपने बच्चों को हैं। वो अपने बच्चों को तालीम के लिए न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा भेज देते हैं, लेकिन गरीब आदमी जो है वो बच्चा, उसका वालिद मजदूरी करके फीस देते देते थक जाता है, और जब वो इस नहज पे पहुंचता है कि उसको भी वजीर बनाया जाए या उसको भी मजिस्ट्रेट बनाया जाए, तो उसकी आवाज़ ही नहीं कोई सुनता। उसकी आवाज़ सुनने के लिए मेरे पास तो बोरियां नहीं हैं डॉलरों की। ये बात आपकी 100% ठीक है, और ये एक तलख हकीकत है पाकिस्तान की कि मसावी हकूक ना पाकिस्तान को पहले कभी मिले हैं, ना मौजूदा गवर्नमेंट में है, ना आपने 47 से लेकर अब तक की बात की। सच्ची बात है कि मसावी हकूक नहीं मिलते और मसावी इंसाफ भी नहीं मिलता। देखें, एक बंदा जुर्म करता है उसको, और दूसरे बंदे को जो जुर्म बहुत बड़ा करता है, तो उसमें भी मसावी जो इंसाफ है वो भी नहीं मिलता। उसके लिए भी रहते निकल आती हैं, उनके तलक से निकल आती है, उनके रिश्तेदारियों से निकल आती है, उनके बहुत सारे मामलात हैं। ये बात हर जो पाकिस्तान का हर शहरी है उसको बराबर के मसावी हकूक मिलने चाहिए। ये तो हमारे लॉ के अंदर भी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी है, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। इम्प्लीमेंट कोई गवर्नमेंट नहीं कराती। गवर्नमेंट आने का मकसद ये होता है कि जितने लोग वहां पर रह रहे हैं सबके लिए सेहत की सहूलत बराबर हो, एजुकेशन की सहूलत बराबर हो, लेकिन नहीं होता। मैं खुद भी कह रहा हूं, मैं खुद एक पोस्ट ग्रेजुएट बंदा हूं। मैंने मास्टर डिग्री की यूनिवर्सिटी पंजाब से, और मैंने कम से कम 3-4 साल मैंने लेक्चरशिप की। मुझे इसका बहुत अंदाजा है कि जो रूट लेवल से लोग उठ के ऊपर आते हैं, गांव से आगे पीछे से लोग ऊपर उठ के आते हैं, वो अपने बलबूते पर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन जो दूसरी सीढ़ियां इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो आसानी से वहां तक पहुंच जाते हैं जहां पर मेहनत करने वाला सोचता रह जाता है। मेहनत रहेगा नहीं जाती, मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि मेहनत करना छोड़ दें। ये बात आपकी सही है कि बहुत सारी सीढ़ियां इस्तेमाल करके हमारे बड़े बड़े ओहदों पे लोग आ जाते हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी नहीं होती, जिनकी वजह से वो डिलीवर नहीं कर पाते, गवर्नमेंट में आके भी नहीं कर पाते। इसी वजह से पाकिस्तान को जो मामला चल रहे हैं, सेहत का मामला चल रहा है, एजुकेशन का मामला चल रहा है, और जो जरूरी मामला है उसमें वो पूरी की पूरी अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा सकते, एनर्जी नहीं दे सकते। वो सीरियस से लोग आए होते हैं, तो इस वजह से जो लोग हैं सबको बराबर के हकूक मिलने तक मुश्किल हो जाते हैं। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल साहब मियां मनशा साहब, आपने बिल्कुल जो बात की है कि वो सीढ़ियाँ चढ़कर उन ओहदों पर बड़ा जवान हो जाते हैं, उनको ही मुराद और अच्छी पोस्टें मिल जाती हैं। हालांकि उसके अलावा जैसा आपने कहा कि आपने अच्छी तालीम ली, मास्टर किया, आप इस काबिल हैं कि पाकिस्तान में किसी भी महकमे में जाकर आप मसावी हकूक़ के लिए एक तरह की कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये नाइंसाफ़ी है ना, इसी वजह से, जिसे आप सीढ़ियाँ कहते हैं, मैं इसे करप्शन कहता हूँ। और करप्शन की वजह से वो बच्चे जो नौजवान गरीबों के घरों से मास्टर डिग्री लेकर, तालीम लेकर, उनके अंदर शऊर है, जहानत है, काबिलियत है, सच्ची मोहब्बत है, लेकिन आपने अभी सुना होगा कि 8-10 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए। जब ये करीम बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाएगी तो इस मुल्क को ठीक कौन करेगा? ये बात आपकी ठीक है मेयर साहब, आप बहुत गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान के ऊपर, हम भी नज़र रखते हैं। जितने भी दियारे गार में रहने वाले पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान के हालात से वाकफ़ हैं। ये सच्ची बात है कि पाकिस्तान के करीम है, जो मौजूदा हालात हैं, इस हालात से तंग आकर कह सकते हैं आप, क्योंकि उनकी डिग्री उनके पास है, जॉब नहीं है, वो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बाहर आ गए और बहुत सारे बाहर आने के लिए तैयार बैठे हैं। अब आपको याद होगा कि एजुकेशन के अंदर जो मियां नवाज शरीफ साहब ने बहुत सारे स्कूल का इफ्तिताह किया, स्कूल चलाए, कॉलेज यूनिवर्सिटीज को आए अपने लैपटॉप दिए थे, उसके ऊपर भी इतराज होना शुरू हो गया। लेबॉर्ट्रीज बनाई थी, उसके ऊपर भी इतराज होना शुरू हो गया। मसला यहाँ पर ये है मेरे साथ, क्योंकि वो अच्छा काम करता है तो मुखालफ पार्टी उसको दाद देने की बजाय, या मुखालफत सियासी पार्टी उसको तनकीद का निशाना बनाती, जिससे वो प्रोग्राम फ्लॉप हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि 100% एक बंदा अच्छा काम कर रहा है तो उसको भी हम नुक्ते क्या कहते हैं वो तनकीद से देखें, उसकी हमें हिमायत करनी चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए कर रहा है। अगर वो लैपटॉप दे रहे हैं, अगर यूनिवर्सिटियों को बहाल कर रहे हैं, अगर यूनिवर्सिटियां कॉलेज बन रहे हैं, तो वो कहाँ बन रहे हैं? इंडिया में बन रहे हैं। अगर पाकिस्तान में बन रहे हैं तो उनको हमें दाद देनी चाहिए। हमारा ये मसला है कि हम बाजू पकड़ने की बजाय टांग खींचते हैं।
हमारी जितनी सियासी जमातें हैं, एक बंदा अच्छा काम करने की कोशिश करता है, एक पार्टी अच्छा काम करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका साथ देने की बजाय टांग खींचती है, अच्छा काम ना करे, इसका नाम ना आ जाए। हम इस वजह से अपने बाजू पकड़ने की बजाय टांगे खींचने की वजह से हम अभी तक उसी दलदल में बैठे हुए हैं, क्योंकि हम आगे नहीं निकल पाए। ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। एक सियासी पार्टी का मैं नाम नहीं लेता, लेकिन मीडिया जानता है, बेनज़ीर बेनिफिट कार्ड की वो इंचार्ज थी। करोड़ों रुपया उनको फंड की सूरत में मिलता था ताकि आप गरीबों के बच्चों को तालीम दें, मेडिसन दें, एजुकेशन दें, स्कूल बनाएं, कॉलेज बनाएं और साफ़ पानी के प्रोजेक्ट शुरू करें। रोटी आटा कपड़ा तो बहुत दूर की बात है कि चले 2 वक्त की रोटी ही मुहैया करें। तो वो राजा फरजाना न्यूयॉर्क में बैठी हुई है और मैंने पढ़ा कि उनके वारंट भी गिरफ्तारी। देखें, मेरा और राजा गफूर अफजल साहब जो पाकिस्तान कम्युनिटी के चेयरमैन हैं, ये हम बातें जब करते हैं ना, आप यकीन जानिए कि दिल रोता है, आंसू निकलते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद ने कितनी कुर्बानियां देकर इस पाकिस्तान को बनाया था। आज उनकी हड्डियां, उनके जिस्म कब्रिस्तानों में पड़े हुए हैं। जब ये करोड़ों, इन्हें नहीं मौत आएगी, ये नहीं मरेंगे, ये नहीं कब्रों में जाएंगे। भाई पैसे पाकिस्तान से लेकर बेनिफिट गरीबों के आप न्यूयॉर्क चली गई हैं, तो क्या वो पैसे जो हैं जब कब्र तैयार होगी मेरी और आपकी किसी की भी, तो वहां मेरी दौलत तो नहीं दफन होगी? आप क्या कहते हैं? ये इसमें मैं सब 2 पहलू हैं। एक पहलू है कि जो हमारे मुल्क के अंदर बंदा करप्शन करता है, या हमारे मुल्क के अंदर गरीबों का या वो उन लोगों का पैसा छीन के अपना पेट भरता है, अपने बंगले कोठियां या बाहर बैंक बैलेंस बना लेता है, उसके लिए हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं है। देखें, आपको भी याद होगा कि मैं भी जानता हूं, जितना मुझे इल्म है कि कभी कई वजीरों ने, कई वज़राए आला ने अदालतें भुगती हैं, उनके ऊपर करोड़ों अरबों के केस बने, उसके बाद किसको इंसाफ मिला, किसको सजा मिली, किससे पैसे रिकवर किए गए? इसका मतलब है कि हमारे मुल्क का जो जुडिशरी निज़ाम है, जो इंसाफ का निज़ाम इतना कमजोर है कि आपके पास भी सबूत हैं, मेरे पास भी सबूत हैं, सब जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने करना क्या होता है? हम अदालत में जाते हैं, अदालत उनको रिलीफ देती है। आम बंदा कैसे पहुंच सकता वहां तक? ये तो लम्हा फिक्रिया पाकिस्तान के लिए। दूसरी बात आपने की वो है इस्लाम के बारे में, कि उनको फिक्र नहीं है कि उन्होंने मरना है। ये देखें, अल्लाह ताला उनकी आंखों के ऊपर दिल पे पर्दा डालता है जो यतीमों गरीबों के पैसे खाते हैं, और वो उनकी रस्सी को अल्लाह ताला खोल देता है, खोलो अब वापस मेरे पास आना है। उनको ये एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। इस जगह पे नहीं तो ऊपर अदालत बहुत बड़ी बैठी है, उस अदालत में देना पड़ेगा। ये तो बात है क्लियर कट। लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगा, अगर पाकिस्तान का निज़ाम टाइट हो, कानून टाइट हो, इम्प्लीमेंट हो, और जिन्हों के ऊपर इल्जाम आते हैं उनको सजाएं कड़ी से कड़ी मिले, वहां पर कुर्सियों पर बैठे हुए रिश्तेदारियां ना देखें, अपने आप की जमात को ना देखें, वो इंसाफ को देखें, तो मेरे ख्याल में ये बहुत सारे मामला अभी तक हल हो जाते। इसी वजह से हमारे देखें, अब कोई वजीर आता है, वहां पाकिस्तान में कोई वजारत मिलती है तो वो इतने पैसे लेके बाहर आ जाता है, फिर जब उसका अच्छा हालात है फिर चला जाता है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को सिर्फ पैसा कमाने वाला रखा हुआ है, और वहां पर जाके याशी करने के लिए बाहर आ जाते हैं, पैसा पाकिस्तान से कमाते हैं। उनके लिए कानून सख्त होना जरूरी है, अदालतों के फैसले होना जरूरी है। मैं नहीं चाहता, देखिए मेरी पार्टी मुस्लिम लीग नून है, इसमें भी किसी ने 1 टके की भी करप्शन की तो उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं किसी को डिफेंड नहीं करता। आज तक आप देखें, मरियम नवाज ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने, मियां शहबाज शरीफ साहब ने, और जितनी इनकी पूरी फैमिली, शहबाज शरीफ की बेटियों तक ने अदालतें भुगती हैं। एक भी कॉलम में मैंने, या एक फेसबुक के ऊपर भी, या एक जगह पर उनकी हिमायत नहीं की इस पॉइंट के ऊपर कि वो अदालत ना जाए। मैं कहता हूं अगर उनके ऊपर क्लेम किया, किसी ने क्लेम किया है, अगर उनके ऊपर इल्जाम है तो जाके वहां पर जाके अपना सुरखरू करके आए। हम काली पट्टी बांध के किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकते। बाकी जमातों की तरह हम ये नहीं कहेंगे कि बंदे ने कह दिया तो बस हरफे आखिर हो गया। नहीं, हमें अल्लाह ने अक्ल दी है, अल्लाह ने दिमाग दिया है, हम भी सोचेंगे। मैंने एक दिन भी एज जनरल सेक्रेटरी बता रहा हूं, मुस्लिम लीग उनका जनरल सेक्रेटरी मार रखा, मैंने एक दिन भी उनको यह हिमायत नहीं की कि आप मैं कहता हूं कि उनको अदालतों में जाना चाहिए, चाहे मेरी पार्टी का बंदा क्यों ना हो। उन गरीबों का पैसा, उन यतीमों का पैसा, और पाकिस्तान के जितने वो हालात हैं उनका पैसा खा के एक बंदा बाहर अगर बहुत ज्यादा अपनी इन्वेस्ट करता है तो उनका हिसाब तो होना चाहिए, चाहे किसी पार्टी से भी हो। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल मियां मोहम्मद मनशा साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की और अपनी पार्टी के हवाले से भी बात की, और टोटल ऑन जनरल बात कर रहे हैं कि भी गरीबों का पैसा जो आदमी चोरी करके बाहर ले आता है
अब इसको इस चोरी को पकड़ने के लिए एक इदारा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जिसे आप एहतसाब ब्यूरो कहते हैं, लेकिन यही सियासतदान एहतसाब ब्यूरो के मुतल्लिक मैंने खुद बयान पढ़ा है कि वो कहते हैं कि इस अदारे को ख़त्म होना चाहिए, इस अदारे की ज़रूरत कोई नहीं है। तो जब इस मुल्क के अंदर ऐसे बयानात MNA MPA मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देंगे तो फिर आप इस इदारे के ऊपर अमल दरामद कैसे कर सकेंगे? इसमें दो चीजें हैं, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। इसमें दो चीजें हैं, बिल्कुल हमारे मुल्क में बहुत अच्छा अदारा है जो कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, लेकिन अदारे को आजाद रहना चाहिए। जज की गवर्नमेंट आती है, मेरे साहब आपको भी बहुत अच्छी तरह पता है कि उस अदारे को अपने मफादात में इस्तेमाल करने से प्रॉब्लम पैदा होती है। अदारा आजाद रह के इस्तेमाल करता है। अभी देखें इसी नैब के अंदर मेरी पार्टी के किस रुकन ने जाके वहां पर तरीके नहीं भुगती, बताएं। मेरी पार्टी के औरतें नहीं गई, मेरी पार्टी के मर्द नहीं गए, MP MNA वजीर नहीं गए वहां पर भुगतने के लिए गए। अगर कुछ निकला तो अदालतों के पास नहीं गए। 100 से ऊपर तो जो अदालतों के केस है मरीम नवाज ने भुगते हुए हैं, वो उनके ऊपर कुछ साबित है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, नवाज शरीफ को सजा मिलनी चाहिए। मैं कहता हूं बड़ी पार्टी को सजा मिलनी चाहिए। और इसी नैब के दायरे ने खान साहब को बुलाया था, देखो जी, इसी नैब के दायरे ने खान साहब को, और क्या हालत कर दी मुल्क की। हम किस इंसाफ की बात कर रहे हैं? हम तो इंसाफ के साथ खड़े ही नहीं है, हम तो अपनी शख्सी पसंद, जो पसंद की शख्सियत के पास खड़े हुए हैं। अगर हम अदारे के पास खड़े हो तो दारा आजाद है, उसे आजाद रहना चाहिए, उसे आजाद काम करना चाहिए। अपने मतलब के लिए अदारे को इस्तेमाल ना करें। मेरे साहब यही प्रॉब्लम है कि जो अभी पार्लियामेंट में बात चल रही है, इसके ऊपर भी हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्शन लिया कि 14 को ये डेट चलेगी, सुप्रीम कोर्ट के नैब के बारे में 14 मई को। ये मैं बिल्कुल इसके ऊपर मेरी नजर है, लेकिन असल बात यह है कि इन जो अदारे हैं इनको आजाद रह के काम करने दिया जाए। इनको घर की अपने घर का वो क्या कहते हैं ना, वो मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, आप इसको गुलाम बना के इस्तेमाल ना करें कि मेरी मुखालफत मेयर साहब से है तो मेयर साहब को पकड़ लो, इसके ऊपर इल्जाम लगा दो। पिछले इल्जाम लगते रहे हैं, इतने बड़े इल्जाम लगते रहे, इतनी करप्शन के इल्जाम लगते हैं, अदालतें भुगती, कैद में 6-6 माह 7 साल भी कैद में रहे हैं। अब मैं नाम गिनाना चाहूं तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। किसको सजा मिली, किससे पैसे मिले? इसका मतलब हुआ कि नैब को भी जाती मुफाद में इस्तेमाल किया गया। अगर नहीं किया गया तो आज अदारे आजाद थे, जो अदारों के सबसे बड़ी बात करते हैं तो खान साहब अदारे के साथ चलते हैं ना, अदारे आजाद हैं, भुगते अदारे के सामने। लेकिन वैसा वही बात आती है, जिसकी लाठी हुई भैंस वाला है, जिसके पास पावर होती है वो अदारों को अपने लिए इस्तेमाल कर लेता है। इक़्तिदार में रहने वाली और इक़्तिदार से बाहर आ जाने वाली सियासी पार्टियां, जब भी मैंने ये नोट किया है कि वो एक दूसरे पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं, और आप भी माशाअल्लाह तालीम याफ्ता हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं मुस्लिम लीग नून डेनमार्क के, अब हम कोपनहेगन में बैठे हुए हैं। मियां मंशा साहब, ये जो NRO है, ये NRO क्या है? मैं तो अनपढ़, इतना काबिल आदमी नहीं, आप माशाल्लाह मास्टर डिग्री होल्डर हैं और मुहिब वतन है, आपकी बातों से खुशबू आ रही है। अल्लाह ताला यही जज्बा सबके अंदर पैदा करे। ये NRO क्या है ये तो बताएं, क्या ये गिव एंड टेक है? आप इसको ये भी कह सकते हैं। देखें, दो चीजें हैं इसके अंदर। NRO के मतलब मैं बताऊंगा तो लोग बहुत उसको गलत मतलब ले जाएंगे। वो सीधा सा आपको मैं इसकी फखलाइन ये दे सकता हूं कि आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अच्छा जी, सर्टिफिकेट दिया जाता है जी। कौन देता है ये सर्टिफिकेट? अब ये मैं वही बोला ना कि ये बात करूंगा तो दूर तक जाएगी, तो मैं अभी वो उनके ऊपर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारे अदारे, मैं अदारों की बहुत इज्जत करता हूं। मैं किसी अदारे का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि जो आपने लास्ट 4-5 दिन से हमारे मुल्क के हालात देखे हैं, यकीन करो मैंने नहीं देखा कभी किसी मुल्क के ऐसे हालात हुए हों। और मैं कोशिश करता हूं कि मैं इंडियन चैनल ज्यादा देखता हूं, इंडियन चैनल। और मैंने 2-3 दोस्तों को बताया कि ये देखो इंडियन चैनल के ऊपर क्या दिखा रहे हैं। अब सिर्फ NRO की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो 75 साल से इंडिया की आर्मी नहीं कर पाई, वो पाकिस्तान के रहने वाली एक सियासी जमात ने, सियासी पार्टी ने करके दिखा दिया। तो आप अब NRO की बात करते हैं। NRO अभी इसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। NRO के बारे में आप पूछेंगे तो वो फिर और चली जाएगी। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, जो हालात जा रहे हैं मेरे साथ पीछे, हमारे पाकिस्तान के अंदर हालात जा रहे हैं, इसके ऊपर दिल खून का आंसर होता है। पार्टी को छोड़ दें, खुदा के लिए पार्टियां, और ये देखें, जितनी आपकी पसंदीदा शख्सियात हैं ये 1947 से आती और जाती जा रही हैं। किसी ने यहां पर बैठ नहीं रहना। पाकिस्तान कायम और इंशाल्लाह कायम रहेगा। पाकिस्तान का नुकसान ना होने दें।
हमायत करें अपने लीडर की, हमायत करें अपने चाहने वाले की, सियासी पार्टी की, लेकिन वो चीजों का नुकसान ना करें जिसके में पूरे पाकिस्तान का नुकसान हो। वो लीडर भी चला जाएगा, नुकसान कायम रहेगा। आज वो हिट किया गया पाकिस्तान को कि तारीख में लिखा जाएगा कि हमारे हमसाया मालिक हमारे ऊपर जगहसाई कर रहे हैं कि ये देखो वो जो हम काम नहीं कर रहे, एमएम आलम जैसे नाम और वो उनकी जो वो एक सिंपैथी जहाज खड़ा था उसको आग लगी, वो दिखा रहे हैं बार बार। दिल करता है खून के आंसू रोने को। मैं नहीं कहता मैं किसी जमात का मैं मुखालफत नहीं हूं, मैं कहता हूं आप किसी जमात की भी हिमायत करें। यहां पर प्रोटेस्ट हुआ, देखें पाकिस्तान इधर एम्बेसी के समय हुआ, बहुत अच्छा हुआ, पूरा अमन हुआ, उनका हक है। हाँ। उनका हक है, पाकिस्तान में भी हक है। हाँ। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान को निशाना बनाया गया, हमारी आर्मी को निशाना बनाया गया, गाड़ियों को जलाया गया, लोगों के ऊपर क्या क्या कुछ किया गया। ये टीवी दिखा रहा है, अपना टीवी छोड़ें, आप असर के कुछ चैनल लगा के देखें, आप इंडिया के चैनल लगा के देखें, आपको पता चल जाएगा कि हमने पाकिस्तान के साथ किया गया है। तो खुदारा मैं ये आपकी वसातत से मैं रिक्वेस्ट करता हूं एज ए पाकिस्तानी, नथिंग एज ए जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून, मैं एज ए पाकिस्तान रिक्वेस्ट करता हूं सबसे पहले पाकिस्तान सोचें, सबसे पहले पाकिस्तान आपके लिए जरूरी है। ये पार्टियां, ये लीडर बदलते रहते हैं, मुझे बताएं कौन सी पार्टी में कौन सा लीडर पुख्ता रहा है। अब मैं बात करूंगा पीटीआई की तो मैं 15 लीडर गिना सकता हूं जो कि उन्हीं पार्टियों के साथ बैठे यशे करते रहे हैं, आज इस पार्टी में शामिल हैं। इसका मतलब पार्टियां लीडर जरूरी नहीं है, पाकिस्तान जरूरी है। तो पाकिस्तान के लिए सोचें, अपने आंखों से काली पट्टी उतारें और सब जमातें, एक नहीं सब जमातें, जब भी आपको एहतजाज का हक है, जमहूरी मुल्क है, एहतजाज करें, लेकिन एहतजाज के अंदर अपनी अमलाक को, अपने मुल्क को, अपने अदारों को नुकसान ना पहुंचाएं। वो हमारे जगहसाई है, एक वही तो हमारे पास अदारे हैं। फिर हम कहते हैं अदारों को मजबूत करें, फिर कहते हैं हम कानून नहीं है, फिर कहते हैं इंसाफ नहीं है। जब खुद मानो, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके दिखाओ। जब मैं अगर कोई चीज मेरे ऊपर अगर मैं इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा, मैं आपको कैसे बता सकता हूं? पहले मुझे अपने ऊपर वो इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए ना, अमल करवाना चाहिए। मेरे ऊपर इल्जाम है, मैं कहता हूं हाँ जी इल्जाम है, मैं पेश होता हूं। ये नहीं कि सिर्फ दायरे कहने से मजबूत हो, जुबान से मजबूत हो, बी ए प्रैक्टिकल एज ए पाकिस्तान। मियां मंशा साहब, मुस्लिम लीग नून सेक्रेटरी डेनमार्क, अब ये देखें कि हमारी फौज जो है, ये सवाल मैंने पीपल पार्टी के प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब मुजीबुर रहमान कुरैशी साहब से भी किया था, और आप मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हैं और आपसे भी यही सवाल मैं करूंगा। हमारी फौज जो है वो सरहदों की निगहबान है, बेशक, ठीक है जी। जिस वक्त हम आराम कर रहे होते हैं तो रातों को जाकर पहरा देते हैं, और हमारी फौज जो है वो कौन सा ऐसी आसमानी आफात आए और वो आगे बढ़कर लोगों की जानें ना बचाएं। आप जल्जला देख लें, आप सैलाब देख लें, हत्ता कि मैं यहाँ तक कहता हूँ कि दहशतगर्द जो हैं उनका मुकाबला करने के लिए हमारे बेटे, भाई, नौजवान हर रोज़ शहादतें पेश कर रहे हैं। यार वो तो और नहीं और नहरों की सफाई भी करनी हो तो वो करते हैं। मैंने कराची में देखा कि दुनिया ने अपने अपने घरों का 20-20 साल का कचरा बाहर फेंका हुआ था, तो फौज ने वो भी उठाकर जो है ना वहाँ, फिर कहते हैं कि डेंगी पैदा, भाई डेंगी तो गलाजत में पैदा होगा, ठीक है जी। और मैं जब ये राजा गफूर अफजल साहब जो डायरेक्टर हैं टीवी चैनल आपकी आवाज़ के और कम्युनिटी के चेयरमैन हैं, मेरी इनसे कलमी दोस्ती है। हम सब मुहिब वतन हैं, जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी काम कर रहे हैं बाहर मुल्क से बाहर, सब सच्चे और मुहिब वतन हैं, रीढ़ की हड्डी हैं। तो वहाँ जब आपने मुस्लिम PTI ने मुजाहरा किया सफारत खाना पाकिस्तान के सामने, तो हर आदमी ने, मुहिब वतन ने इस बात की नफी की कि एक औरत थी, नौजवान लड़की थी, उसने ये कहा कि जी फौजियों जैसे हमारे बच्चों को गोलियां चलाई हैं, फौजियों के बच्चों को भी निकाल कर बाहर मारे आप। यार ये बयान आप जो दे रही हैं सोच समझ कर दे रही हैं, या कि आपके मुंह में ये लुकमा डाला गया है? मैं लुकमा डाला गया है? मैं साहब, ये आपने इतना इम्पोर्टेंट सवाल किया कि ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं आप इस सवाल को, कि जो मैं देखता हूं। देखें, एक चीज होती है एक दिन में पैदा होती है, एक चीज होती है उसके लिए परवरिश करनी पड़ती है, उसको जमीन को उपदर करना पड़ता है, उसको चलाना पड़ता है। फिर ये जो कल का जो परसों का हालात पैदा हुए ना, एक दिन में पैदा नहीं हुए। आपने देखा होगा सियासी पार्टी के रहनुमा की तकरीरें सुनी होंगी, उनके ब्रेन को वॉश किया गया। दहशतगर्द कैसे पैदा होते हैं? दहशतगर्द क्या वो मुसलमान नहीं होते? ब्रेन वॉशिंग होती है। आपको ये पॉइंट समझना पड़ेगा। जब मैं कहूंगा कि मुझे पकड़ा गया तो ये राजा गफूर साहब जिम्मेदार हैं,
मुझे पकड़ा गया तो ये मैं सब जिम्मेदार है। इसका मतलब है मैं लोगों को ये बता रहा हूं कि ये आपके दुश्मन हैं, मुझे कुछ हुआ तो। असल ब्रेन वॉशिंग उन लोगों की ये की गई थी। और दूसरी बात आपने की कि पाकिस्तान की मैं बाद में करता हूं, यहां जो एम्बेसी के सामने इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। यहाँ पर कोई पत्ता नहीं तोड़ा गया, पुरअमन रहा और इनका हक है। हाँ। इनका हक है, बिल्कुल करना चाहिए, अपनी जमातों में खड़े होना चाहिए। लेकिन वो जो और जिस लड़की की हम बात कर रहे हैं उसका मुझे पता चला है, उसके पास तो अभी वो क्या कहते हैं वो वीजे के ऊपर बेचारी, तो हमने तो कोई एक्शन भी नहीं लिया। ऐसे लफाज जो उनके मुंह से निकल रहे हैं, इसका मतलब है उनको ये सारी की सारी किताब रटाई गई है, पढ़ाई गई है। अब उसको मैं औरत को एक सवाल पूछता हूं, अपने बच्चों को अपने खामद को भेजो बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर, और जितनी तनख्वाह लेते हो तनख्वाह पाकिस्तान देगा। मैं देखता हूं आप कलेजा कैसे करता है आपको बॉर्डर के ऊपर भेजने का। 1 लाख से ऊपर मेयर साहब, 1 लाख से ऊपर शहादतें हो चुकी हैं, 1 लाख से ऊपर। और हमारा बलूचिस्तान देख लें, हमारा केपी की देख लें। मैं किसी के ऊपर इल्जाम तराशी नहीं करता, खुदारा अभी फौज की इज्जत नहीं करेंगे, आप फौज का तमाशा बना रहे हैं। अब फलस्तीन देख लें, आपकी आंखों के सामने फलस्तीन में क्या हर रोज लाशें नहीं गिरती, हर रोज नहीं, क्या है फौज की अहमियत का वहां पर देख लें। फौज की अहमियत को समझें। जो काम मैं वही कह रहा हूं 76 साल से कोई हमारा दुश्मन नहीं कर पाया, वो इन लोगों ने ब्रेन वॉश होने की वजह से यहां पर करके दिखा दिया। और हमारी आर्मी का सब्र देख लें, एक बंदे को भी उन्होंने ऐसे स्टिक तक नहीं लगाई। कोर कमांडर के अंदर चले गए, वहां पर कायदे को जगह मिली थी, वहां पर ये चले जाएंगे और भी आएंगे। वो हमारा फख्र है, फौजी हमारा फख्र है। ये देखें, मैं नहीं कहता जहां पर घर होता है, घर के अंदर कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग ये आते बुरी भी होती हैं। ये एक डिपार्टमेंट है, इसमें लाखों लोग हैं, इसमें से कुछ लोग नापसंदीदा भी होंगे, उनका नाम लें। हाँ, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी ये किया था, बाजवा साहब का नाम लिया था, आर्मी का नाम नहीं लिया था, आर्मी का नाम नहीं लिया। बिल्कुल प्रॉब्लम ये है कि हम पूरे अदारे पे चढ़ते हैं। उस औरत ने कहा कि उनके बच्चों को निकालो। ये इतना बड़ा एक वो बयान है जिससे इंतशार फैलता है। ऐसे इंतशारी बयानों से तो परहेज करना चाहिए और इसके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए बहुत सख्त। और जो अभी आर्मी के जो अभी कल हमारे शहीद हुए हैं, आज एक ऑपरेशन मुकम्मल हुआ है, आज भी ऑपरेशन हमारे 7 फौजी आज शहीद हुए हैं। मुझे बताएं कि इनमें से कौन ऐसे हैं जो जाके बॉर्डर पर लड़ेंगे। हमारे सर के ऊपर दुश्मन लटका रहा है, सर के ऊपर लटका हुआ है। वो तो चाहता है कि मैं इसको कमजोर करूं। एमएम आलम का नाम जब दिमाग में आता है तो ये आता है कि इंडिया की जरूरत नहीं पड़ी थी यहां पर आने की, हमने क्या दिया एमएम आलम साहब को? क्या आपने ये किया था 1 मिनट में तैयारी कराया, हमने आपका तैयारी जला दिया, जाओ। तस्वीरें लगी हमारे शोहदा की, हमने उनको ऊपर पथराव शुरू कर दिया, उनको तोड़ दिया, जला दिया, कोर कमांडर को जला दिया। राशिद मिन्हास ने मैंने कहा कोर कमांडर को देखें। और दूसरी बात, आपने वीडियो देखी, मैंने देखी, एक जगह पे कलमा लिखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिसकी बिना पे हम मुसलमान हैं, उस पर डंडे मारे गए। ये बेन वॉशिंग की गई है। ये हम कहते हैं हम मदीना की रियासत बनाएंगे। मुझे इख्तिलाफ नहीं है आपके एहतजाज से, मुझे इख्तिलाफ है इंतशारी एहतजाज से। मुझे इख्तिलाफ है अपने जो मेरा फख्र है उसके ऊपर आप डंडा उठाएंगे तो हम आगे खड़े होंगे। मंशा साहब, आपसे आखिरी सवाल करते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम होता है तो अब इसको अब समेटते हैं, क्योंकि एक और शख्सियत इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते हम सामीन और नाजरीन की खिदमत में पेश करेंगे। सवाल ये है कि आपकी मौजूदा हुकूमत मुस्लिम लीग नून और अलायंस दीगर पार्टियों का जो है, उसके तहत जो मैं पीटीआई का नहीं, मैं पाकिस्तान का हूँ, पाकिस्तान से मोहब्बत है, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए, जो मैं सवाल करने लगा हूँ। आपने पीटीआई की सरकर्दा क़यादत जो है उसको जेल में डाल दिया है, ठीक है जी। अब आपने उनको जो जेल में डाला है तो इसके नताज क्या निकलेंगे? मैं आपसे नताज जानना चाहता हूं कि उनको भी बेल मिल जाएगी, वो भी जमानत पर आ जाएंगे, तो क्या ये इंतकामी सियासत फिर शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया मेयर साहब। ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि जिसके ऊपर 60 अरब का वो इल्ज़ाम हो, वो मक्खन के बाल की तरह निकल के चला जाए, तो ये बाकी तो निकल ही जाएंगे। और मुझे लगता है कि ऐसे हथकंडे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए किसी सियासी पार्टी को। माजी में होते रहे हैं, मैं ये बात याद रखें, पीटीआई वाले माजी में भी होते रहे हैं, अभी भी यही हो रहे हैं। मैं माजी में इसका मुखालफत था, अभी भी मुखालफत में हूं कि ऐसी सियासी गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए,
ऐसे लीडरों को नहीं पकड़ना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम लीग का हो, चाहे पीटीआई का हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, जिससे मुल्क में इंतशार फैले, जिससे मुल्क में हमारा मुल्क नुकसान में जाए। ऐसा बिल्कुल भी होना चाहिए। मैं तो इस हक में भी नहीं था कि इमरान खान साहब को वहां पर गिरफ्तार किया जाता है। मेरी मुखालफत पीटीआई से, मैं नहीं चाहता था कि वहां पर भी होता, तो उसमें भी आपने सुप्रीम कोर्ट का जो तकद्दस था पामाल किया, वो नहीं होना चाहिए था। मैं ऐसी बात करता हूं जो मेरी किसी को पसंद आए ना पसंद आए, लेकिन वो नहीं होना चाहिए था। खान साहब को भी चाहिए था कि 2-3 दफा जब उनके ऊपर उनको जमानतें मिली हैं, उनको टाइम डेटें मिली हैं, तो वो भी जाके अदालतों में पेश होते। उन्होंने भी अदालतों में जाना कम कर दिया। तो ये जो जिम्मेदारी है हमारे सियासी सरबराह के ऊपर है, हमारे लीडरों के ऊपर है कि अगर वो दायरों को मजबूत नहीं करेंगे तो दायरों को कौन मजबूत करेगा? हम तो मजबूत नहीं कर पाएंगे। जो कहने सुनने वाले ओहदेदार हैं वो अपने ओहदों की ताकत से निकल जाएंगे तो कानून तो रहेगा गरीब के लिए। फिर ये हकीकत कड़वी बातें हैं लेकिन सच्ची बातें हैं। इन सब को खुद इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अदारों का एहतराम करना चाहिए, पाकिस्तान की सालमियत के बारे में अपने कारकुनों को बताना चाहिए, ना कि पाकिस्तान को तबाह करने के बारे में हर रोज ब्रीफ करना चाहिए, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इन चीजों से निकलें, खुदारा पाकिस्तान के लिए सोचें। पाकिस्तान नीचे जा रहा है, हमारे हमसाया लेफ्ट राइट सब ऊपर जा रहे हैं। तो इस वक्त सियासी मुकाबलाबाजी का वक्त नहीं है, ये वक्त हमारी फौज के साथ देने का है, ये वक्त पाकिस्तान का साथ देने का है। तो खुदारा अभी मैं आपके साथ से ये राय साहब 1 मिनट के लिए टाइम लेता हूं कि अभी जो मेरा नुक्ता था मैंने फेसबुक पे लिखा है, मैंने लिखा कि अगर अदारे इतने कमजोर हैं, चीफ जस्टिस साहब इतने हैवी हैं, 13 जमातों की जमात सियासी जमात जो इक़्तिदार के अंदर है वो इतनी कमजोर है, तो खुदारा इलेक्शन की डेट दे दें, खुदारा इलेक्शन की डेट दे दें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं है, करने वाले कुछ कर रहे हैं, तो खुदारा आप इलेक्शन की डेट दे दें। जो जीते हमारे मुल्क में इलेक्शन, फेयर इलेक्शन जो जीते, हम उस पर सपोर्ट करते हैं, हम उसको तहैया करेंगे, 5 साल का टाइम पूरा दें। ये ना हो कि नवाज शरीफ के 70 साल 50 साल गिने जाए। मैं आपको बताता चलूं, नवाज शरीफ ने 9 साल गवर्नमेंट की है, 9 साल गवर्नमेंट की नवाज शरीफ ने, 90 से 93 तक की, 13 से 17 तक की। अभी आप देख लें, 4 साल की और 3 साल एंड पे की है, टोटल 9 साल गवर्नमेंट की है। हम 40 साल काउंट करते हैं नवाज शरीफ के। तो ये ना हो हमारे मुल्क में भी कोई 5 साल गवर्नमेंट पूरी करे, चाहे इमरान खान आए, चाहे वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आए, चाहे मुस्लिम लीग की आए, किसी का आए, उसको फ्री हैंड देना चाहिए, उसके ऊपर प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, और हम एक प्लेटफॉर्म पर रह के पाकिस्तान को किसी जगह पर लेके जाएं। मेरी ये ख्वाहिश है। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी शनाख्त है। मेरे साहब, इस अफरा तफरी में जो ओवरसीज पाकिस्तानी 1 करोड़ के करीब पूरी दुनिया में मजदूर हैं, ताजर हैं, कारोबार करते हैं, स्किल जॉब है, पायलट हैं, मैनेजर हैं और जज हैं, वकील हैं, वकला हैं, बैरिस्टर हैं, आप उनको क्या पैगाम देते हैं? जबकि ये हालात मुल्क के अंदर अफरा तफरी के तोड़, आपने अभी ये कहा कि कलमे के ऊपर भी डंडे चलाए गए हैं जी, और वो ब्रिगेडियर की बिल्डिंग जो है आग लगाई गई। तो आप ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए इन हालात को देखते हैं, हमारी नौजवान नस्ल पाकिस्तान जाना पसंद करेगी? देखिए जी, मैं अपनी बात करता हूँ। सबसे पहले मेरे बच्चे हर साल पाकिस्तान जाते हैं जी, बाय बॉर्न डैनिश हैं, यहाँ पर पैदा, मेरे वाइफ इधर की। लेकिन इस दफा मेरी बेटी मुझे पूछ रही थी कि पापा ये हालात है पाकिस्तान के, हम पाकिस्तान जाएंगे? टिकटें मैंने करवाई हुई हैं, मैंने नेक्स्ट मंथ जाना पाकिस्तान। मैं उनको क्या जवाब दूं? मैं एक डैनिश फैमिली लगातार 4 साल से मेरे साथ जा रही है विजिट करने के लिए। मैं अपना फार्म हाउस दिखाता हूँ, मैं विजिट करा के लाता हूँ। 4 साल से मेरे साथ वो जा रही है। आप मुझे मेरे साथ बताएं, मैं अपने बच्चों को, दूसरों की बात छोड़े, मैं बच्चों को क्या जवाब दूंगा पाकिस्तान के हालात क्या है? यही लम्हा फिक्रिया है कि हम इन लोगों को, अपने बच्चों को लेके जाते हैं पाकिस्तान दिखाने के लिए, ये हमारा पाकिस्तान है। तो हमारे बच्चे हमसे सवाल करते हैं ये हालात है पाकिस्तान के, इसका मतलब। हाँ, मैं दुआ करता हूँ अब ये प्रोग्राम को हम जो है समेट रहे हैं कि अल्लाह ताला उन्हें भी हदायत दे, हमें भी हदायत दे। जो ओवरसीज पाकिस्तानी रीढ़ की हड्डी हैं बैरून मुल्क में, अल्लाह ताला इनके दिल में और मोहब्बत पैदा करे, ना कि पाकिस्तान के बारे में हालात को देखकर पाकिस्तान से दूर रहने को अपनी ज़िंदगी और मुस्तकबिल के बारे में सोचें। मैं ये दुआ करता हूँ, आप आमीन कहें। आमीन। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। मंशा साहब, आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। इंशाअल्लाह ताला सामीन, हम इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते एक और शख्सियत को लेकर आएंगे। ये हमारी हुब्बुल वतनी का सबूत है। बहुत शुक्रिया मंशा साहब। बहुत शुक्रिया मेहर साहब आपका, आपने दिया जी। इंशाल्लाह जब आप बुलाएंगे हम हाजिर हो जाएंगे जी।